सो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे कोई भी चार्ज पार्टिकल यदि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, मान लो यहाँ पे इस रीजन में ऊपर से नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है, अगर इस डायरेक्शन में बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड ई लगी हुई है, तो आप बताओ ये चार्ज पार्टिकल जैसे ही अंदर एंटर करेगा, तो चार्ज पार्टिकल हमें बताया जैसे ही कोई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो उसको फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है, और अगर वो नेगेटिव चार्ज है तो उसको फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट में फोर्स लगता है। ये बात क्लियर है? और फोर्स कितना लगता है? F इक्वल्स टू क्यू वी। ओके, डायरेक्शन ध्यान रखना, प्लस के लिए फील्ड की डायरेक्शन और माइनस के लिए फील्ड से अपोजिट। ये बात क्लियर होती है? तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, अब एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के अंदर एंटर करेगा तो उस पर एक डेविएटिंग फोर्स लगेगा, हमें पता है, और एज अ रिजल्ट वो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें स्टडी करनी है कि जैसे ये चार्ज पार्टिकल इस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन को लीव करेगा तब ये अपने ओरिजिनल पाथ से कितना डेविएट कर जाएगा। इस प्रकार से मान लो ये डेविएट कर गया, तो ये जो ओरिजिनल इसका पाथ था उससे ये डेविएशन कितना शो करेगा, जिसको मैं बोल रहा हूँ डी। तो हम ये निकालेंगे। ठीक है, साथ ही में हम ये भी देख लेंगे कि जैसे ये इसको एस्केप कर रहा था, इस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन को एस्केप जैसे इसने किया, तो कितनी वेलोसिटी के साथ इसने एस्केप किया और अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से कितने एंगल पे किया। क्या ये बात क्लियर होती है? तो हम इन तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये अपने ओरिजिनल पाथ से कितना डिस्प्लेस किया, दैट डिस्प्लेसमेंट। दूसरी बात, ये कितनी फाइनल वेलोसिटी के साथ एस्केप किया इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन को, उस वेलोसिटी की वैल्यू पता करेंगे। और तीसरी बात, कितने एंगल पे इसने एस्केप किया इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन को अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से। ओरिजिनल डायरेक्शन इसका इस तरफ था, और फाइनली देखो पहले वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ थी कि नहीं, इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनली जब एस्केप कर रहा है तो इस डायरेक्शन में कर रहा है। तो इन दोनों डायरेक्शंस के बीच में कितना एंगल है, कितने एंगल पे ये एस्केप कर रहा है, हमें वो बताना है। क्या इतनी बात क्लियर है? तो हम इन तीन वेरिएबल्स के लिए डिराइव करेंगे एक्सप्रेशंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन कह लो या अपने आप में एक टॉपिक कह लो, एक मान लो हमारे पास रीजन है, ऊपर एक प्लेट लगी हुई है और नीचे भी एक प्लेट लगी हुई है। ऊपर प्लेट में पॉजिटिव चार्ज है और नीचे प्लेट में नेगेटिव चार्ज है, और हमें पता है प्लस टू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है फ्रॉम प्लस टू माइनस। ओके, अब देखो ऐसे में मान लो कोई चार्ज पार्टिकल इसमें एंटर करता है इस फील्ड के अंदर वी नॉट वेलोसिटी से। इनिशियल वेलोसिटी मान लो उसकी वी नॉट थी। ठीक है, फील्ड के मिडिल पे एंटर करता है, बिल्कुल ये इसकी वेलोसिटी की इनिशियल डायरेक्शन थी। ओके, अब देखो जैसे ही इस फील्ड के अंदर एंटर करेगा, इस फील्ड रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है ना, और पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है ना। तो एज अ रिजल्ट ये नीचे कुछ वेलोसिटी एक्वायर करने लगेगा। इनिशियली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो अपने साथ वेलोसिटी लाया ही था, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है फिलहाल। ठीक है, इसको मैं एक्स एक्सिस बोल देता हूँ और इधर मैं वाई एक्सिस मान रहा हूँ। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है, वहाँ पे तो इनिशियली वी नॉट वेलोसिटी से एंटर किया और फाइनली भी एक्स के अलॉन्ग वेलोसिटी की वैल्यू यही होगी, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि कोई फोर्स नहीं है, तो फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन भी नहीं बनेगा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। ठीक है, हाँ, लेकिन वाई एक्सिस के अलॉन्ग फोर्स ज़रूर है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऊपर से लेकर नीचे की तरफ डायरेक्टेड है, और फील्ड के डायरेक्शन में ही प्लस चार्ज को फोर्स लगता है। तो एज अ रिजल्ट इसका पाथ ऐसे डेविएट हो जाएगा। आप समझ रहे हो? और मान लेता हूँ ये इस पॉइंट पे इस फील्ड को एस्केप करता है। ठीक है, हमने क्रिटिकल केस ले लिया कि पूरा इसने लगभग ये पूरे प्लेट को या इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन को इसने बाईपास कर दिया, और बिल्कुल एट दी एंड यहाँ से बाईपास करता है। ठीक है, और ऐसे पॉइंट में मान लीजिए इसके पास वेलोसिटी थी v। प्लेट की लेंथ को मान लो मैं l बोल देता हूँ, ये प्लेट की लेंथ कह सकते हो, या इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन जहाँ से जहाँ तक एग्जिस्ट कर रही है उस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन की लेंथ है, ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है, अब देखो क्योंकि ये 2 डायमेंशनल मोशन है, तो हम इसको 2 1 डायमेंशन मोशन में ब्रेक करके पढ़ेंगे। ठीक है, एक है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और एक है वाई एक्सिस के अलॉन्ग। ओके, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग देखो, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग की अगर देखे बात करें, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी इसकी वी नॉट, डिस्प्लेसमेंट इसे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितना तय करना है l, क्योंकि हमने माना है कि ये जस्ट
इस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन को इस पॉइंट पे एस्केप करता है। क्लियर है? तो ये पूरा एल लेंथ कवर कर रहा है ऐसे में। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस इज एल, टाइम को टी मान लेते हैं, और एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या है इसका? 0। ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। तो लगा दो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है? एल इक्वल्स टू यू टी, यू आपका क्या है? वी नॉट इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन 0 है ना, ये वाला टर्म पूरा 0 हो गया। तो एल इक्वल्स टू वी नॉट इंटू टी, या कह लो टी इक्वल्स टू यहाँ से क्या आ गया? एल अपॉन वी नॉट। फिलहाल इसको यहीं पे रखते हैं। ठीक है, मैंने टी क्यों निकाला? क्योंकि एल और वी नॉट तो गिवन था क्वेश्चन में, यही अननोन है इस केस में ना, कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसने समय कितना लिया है। अब इसको मैं नेक्स्ट केस में यूज़ करूँगा। देखो अब लगाता हूँ मैं वाई एक्सिस के अलॉन्ग। अब वाई एक्सिस के अलॉन्ग मोशन की स्टडी करते हैं। तो देखो वाई एक्सिस के अलॉन्ग इनिशियल स्पीड क्या है? 0, क्योंकि इनिशियली ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग ट्रैवल नहीं कर रहा था, इस पर कोई वेलोसिटी नहीं थी। डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस ये कितना तय कर रहा है? इसको मैं मान लेता हूँ यहाँ से, इस ओरिजिनल डायरेक्शन से यहाँ तक आया ना ये, तो इसको मैं y बोल देता हूँ। ठीक है, तो दिस इज़ y। टाइम इसने कितना लिया है यहाँ से यहाँ तक आने में? देखो जब तक ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक पहुँचा होगा तभी तक तो ये ऊपर से नीचे भी आया होगा, क्योंकि दोनों मोशन साथ हो रहे हैं ना। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का समय हम निकाल चुके, टी इक्वल्स टू एल बाई वी नॉट। तो एल बाई वी नॉट में ही ये इस ओरिजिनल डायरेक्शन से यहाँ तक आया है। ठीक है, तो टाइम इज़ एल बाय वी नॉट। और एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस, ये देखो आप जरा इसमें ध्यान देना। देखो वाई एक्सिस के अलॉन्ग पहले आप ये बताओ फोर्स कितना लग रहा है? वाई एक्सिस के अलॉन्ग फोर्स लग रहा है क्यू ई, क्योंकि ई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है पार्टिकल, और चार्ज पार्टिकल के ऊपर चार्ज कितना है? क्यू, तो उस पर एफ इक्वल्स टू क्यू ई फोर्स लगेगा। और एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? क्यू ई तो पूरा का पूरा फोर्स है, और चार्ज पार्टिकल का मास मान लो एम गिवन था। ठीक है, इसका चार्ज पार्टिकल का मास एम गिवन था, तो एम से मैंने डिवाइड कर दिया। ओके, तो इसका एक्सेलरेशन क्या बना? क्यू ई अपॉन एम। क्या ये बात क्लियर होती है? तो अब लगा दो इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट तो y है, इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी u आपका क्या है? 0, प्लस 0 इंटू टू 0 हो गया, हाफ ए क्यू ई अपॉन एम इंटू टी स्क्वायर। देखो t की वैल्यू क्या है? एल बाई वी नॉट, तो एल स्क्वायर अपॉन वी नॉट का स्क्वायर। समझ गया पूरी बात? तो y इक्वल्स टू हाफ क्यू ई एल स्क्वायर अपॉन एम वी नॉट का स्क्वायर। ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिनल डायरेक्शन। ठीक है, इतने पार्ट को नोट करो स्क्रीन पॉज करके, फिर इसके आगे के पार्ट को डिराइव करते हैं। चलो नोट कर लिया होगा, मिटा देता हूँ। अब देखो अब हम बात करेंगे वेलोसिटी की। तो कैलकुलेशन फॉर वेलोसिटी, यहाँ पे मैं कैलकुलेशन फॉर वेलोसिटी बता रहा हूँ। ठीक है, देखो जिसमें से v अलॉन्ग एक्स एक्सिस वो तो फिक्स है, फाइनल वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी के बराबर ही v नॉट, क्योंकि एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस 0 है। ओके, तो फाइनल वेलोसिटी अलॉन्ग y एक्सिस कैलकुलेट करेंगे, v इक्वल्स टू u। अब y एक्सिस के अलॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी 0 था, क्योंकि y एक्सिस के अलॉन्ग तो कोई वेलोसिटी लेके नहीं आया था ये, u प्लस ए टी, ए हम पीछे कैलकुलेट कर चुके थे क्यू ई अपॉन एम, और इनटू टाइम, और टाइम आपका क्या था? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर है? तो ये आपका आ गया फाइनल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस, वो आ गया क्यू ई एल अपॉन एम वी नॉट। ठीक है, तो आप पे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग फाइनल वेलोसिटी पता है आपको, वाई एक्सिस के अलॉन्ग फाइनल वेलोसिटी पता है। नाउ जिस वेलोसिटी से ये निकलेगा, देखो यहाँ पे है ना, ये होगा आपका वी एक्स, और इस पॉइंट पे ये होगा आपका वी वाई, और इनका जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो ये है वी, जिस वेलोसिटी से निकला है। ओके, मैं यहाँ पे बना देता हूँ अलग से, ये आपका है वी एक्स एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ये आपका है वी वाई वाई एक्सिस के लॉन्ग, और इन दोनों को कंप्लीट करो, ये आपका आ गया रिजल्टेंट, जिसको मैं वी बता रहा हूँ। ठीक है, दिस इज़ द फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी का अगर मैग्नीट्यूड की बात करूँ मैं, तो वी विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो कॉस 90 0 हो जाएगा। ठीक है,
होता है ना, रिजल्टेंट इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ पे ये कॉस थीटा 90 आएगा। देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, तो कॉस 90 जीरो होता है, ये टर्म जीरो, तो ओनली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट जो होगा दैट विल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो v इक्वल्स टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, वैल्यू रख दो बस, वी एक्स वी नॉट हो गया आपका इसका स्क्वायर प्लस वी वाई आपका जो है क्यू ई अपॉन एल एम वी नॉट इसका स्क्वायर। समझ गए? तो दिस इज दी फाइनल एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी। समझ गए? ये इतना कॉम्प्लिकेट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑलरेडी ये पार्ट पहले सॉल्व कर चुके होंगे ना, इनकी वैल्यू आपको 1 2 3 के टर्म में पता होगा, न्यूमेरिक वैल्यू, तो बस उनको पुट करना है और सॉल्व कर लेना है। ओके, अब देखो डायरेक्शन की बात कर लेते हैं कि वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी। तो जैसे ये वाला डायग्राम मैं दोबारा इधर बना देता हूँ, दिस वाज वी एक्स और दिस वाज वी वाई, और बीच में आपका क्या था, फाइनल वेलोसिटी v। तो मैंने मान लिया फाइनल वेलोसिटी जो है एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है, ठीक है। तो इस थीटा के लिए एक्सप्रेशन देखो, इस ट्रायंगल के अंदर tan थीटा विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर जो कि वी वाई से रिप्रेजेंट हो रहा है, वी वाई अपॉन बेस है वी एक्स, तो वी वाई ओवर वी एक्स। अगेन मैंने जैसे बताया था, पहले ये बात कैलकुलेट कर लोगे, कोई न्यूमेरिक वैल्यू आएगी उनको यहाँ पे आप रख दोगे, ठीक है। इससे आपका tan थीटा आ जाएगा और वहाँ से आप थीटा इक्वल टू tan इनवर्स जो भी वैल्यू आई वी वाई ओवर वी एक्स निकाल के थीटा भी निकाल सकते हो। क्या ये बात क्लियर होती है? तो देखो उसने हमसे फाइनल वेलोसिटी पूछा था, और वेलोसिटी क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होता है तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की हमें बात करनी थी। तो यहाँ पे मैंने फाइनल वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड की बात करी और यहाँ पे उसके डायरेक्शन की बात कर ली। एम आई क्लियर? इसको नोट कर लो स्क्रीन पॉज करके। तो हमने तीन चीज़ कैलकुलेट कर ली यहाँ पे, एक तो इसका डिस्प्लेसमेंट, ओरिजिनल डायरेक्शन से चार्ज पार्टिकल कितना डिस्प्लेस हुआ एक वो हमने देखा, एक इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी बनी एस्केप करते टाइम एक वो देखा, और ये चार्ज पार्टिकल अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से कितने एंगल पे ये एस्केप किया इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन को, हमने वो वाला एंगल भी थीटा देखा, ये थीटा एंगल भी हमने कैलकुलेट करके देखा, ठीक है। तो बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको मैं मिटा देता हूँ। चलो अब हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें ऐसे ही दो इलेक्ट्रिक प्लेट दिए हुए, एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज, और फील्ड की डायरेक्शन +2 माइनस इस रीजन में एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया गया है कि बताइए एक चार्ज पार्टिकल जिसका मास की m है, अगर वो v नॉट वेलोसिटी से एंटर करे, ठीक है, तो बताइए व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ v नॉट सो दैट इट जस्ट क्रॉसेस द प्लेट, मतलब इसने बस प्लेट को जस्ट क्रॉस किया। तो बताइए v नॉट की वैल्यू क्या थी ऐसे में, है ना। और इस प्लेट की उसने लेंथ l दे रखा है और इन दोनों प्लेट के बीच का जो सेपरेशन है उसको d दे रखा है। दीज आर गिवन क्वांटिटीज इन क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में आपको l, इलेक्ट्रिक फील्ड E और ये प्लेट्स के बीच का सेपरेशन d ये सब दिया हुआ है, ठीक है। और चार्ज पार्टिकल का मास m दिया हुआ है, चार्ज पार्टिकल की वैल्यू q दी हुई है। ये v नॉट की वैल्यू हमें फाइंड करनी है कि मिनिमम कितनी वैल्यू रहे इसकी कि बस ये जस्ट इसको क्रॉस कर पाए, ना तो उससे पहले प्लेट से टकरा जाए और ना ही उसके बाद सीधा जाके बहुत आगे जाके ये नीचे डंप हो, ठीक है। जस्ट क्रॉसेस दी प्लेट। तो ठीक है, अगेन दो डायरेक्शन में हम इसकी स्टडी करेंगे। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी देखो v नॉट, डिस्प्लेसमेंट देखो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितना तय करना है इसे l के बराबर, एक्सेलरेशन इसके एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या रहेगा 0, क्योंकि अगेन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो हम लगा देते हैं s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन 0, ये पूरा टर्म 0। तो यहाँ पे हमारे पास बचा l जो कि s है, डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस, इक्वल्स टू u आपका v नॉट था इंटू टी। फिलहाल इसको यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन मान के। अभी जरा y एक्सिस के अलॉन्ग देखते हैं वहाँ पे क्या मिलता है हमें। तो y एक्सिस के अलॉन्ग इक्वेशन लगाएंगे, इनिशियल स्पीड अलॉन्ग y एक्सिस विल बी 0, y एक्सिस के अलॉन्ग कोई स्पीड नहीं थी इस पर। डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग y एक्सिस विल बी d/2, क्योंकि देखो
ये इसका ओरिजिनल डायरेक्शन था और यहाँ से यहाँ तक ये डिस्प्लेस हुआ है ना, तो ये क्या है कंप्लीट, अगर डी था प्लेट सेपरेशन तो दिस इज d/2। एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस क्या होगा, वही फोर्स अपॉन मास, फोर्स इस पे क्यू ई लगता है और अपॉन मास क्यू ई अपॉन एम, दिस विल बी द एक्सेलरेशन। तो लगाओ इक्वेशन, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस कितना है d/2 इक्वल्स टू यू टी, यू जीरो है इसका, जीरो प्लस हाफ ए क्यू ई अपॉन एम इंटू टी स्क्वायर। ठीक है। अच्छा अब यहाँ से देखो, हमें उसने क्या पूछा था, इस वी नॉट की वैल्यू पूछी थी, मिनिमम वैल्यू है ना, तो वी नॉट यहाँ से क्या बन रहा है L/T। हमारे क्वेश्चन में देखो L तो गिवन है, हमें कहीं से ये T पता चल जाता, उसकी वैल्यू पुट करते ही हमें देखो वी नॉट की मिनिमम वैल्यू मिल जाती है ना, तो हम T को यहाँ से निकाल लेंगे। बाकी सारी चीज़ें देखो नोन है, दीज ऑल थिंग्स आर गिवन टू यू, D Q E M ये सब गिवन है क्वेश्चन में ना, ओनली T अननोन है, तो T को हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ देखो 2 से 2 कटा, ये डी एम, एम को उधर भेजा, क्यू ई डिवाइड में, ये बना कि नहीं, तो ऐसे में टी बना आपका अंडर रूट डी एम अपॉन क्यू ई। ये बात क्लियर होती है। तो इस टी को यहाँ पे रखो, तो वी नॉट आपका बना, वी नॉट इक्वल्स टू एल अपॉन, यहाँ पे रख देता हूँ अंडर रूट डी एम और अपॉन का क्यू ई ऊपर पहुँचा देता हूँ क्यू ई। ठीक है, दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी फॉर विच इट जस्ट क्रॉसेस द प्लेट। क्या ये बात क्लियर होती है, क्वेश्चन समझ में आया? चलो इसको पॉज करके नोट कर ले। चलो मिटा देता हूँ। तो बेटा सबसे पहले हमने जिस क्वेश्चन से या कह लो जिस कंसेप्ट से स्टार्ट किया था, वहाँ पे हमने देखा था y इक्वल्स टू हाफ क्यू ई अपॉन एम इंटू एल स्क्वायर अपॉन वी नॉट का स्क्वायर। ये था इसका डिस्प्लेसमेंट है ना, कि पार्टिकल जो है कितना डिस्प्लेस हो जाता है अपने इनिशियल डायरेक्शन से जैसे ही वो फील्ड रीजन को एस्केप करता है। क्या इतनी बात क्लियर होती है? तो ये थी y की वैल्यू है ना। तो यहाँ पे आप एक चीज़ गौर करो, देखो 2 तो कांस्टेंट है सिंपली है ना, ई इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है, एल इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन की जो लेंथ है वो भी कांस्टेंट है, ये तो समय के साथ बदल नहीं रहा है, और इनिशियल जिस वेलोसिटी से आप एंटर कर गए वो भी कांस्टेंट है ना। लेकिन देखो अब ये जो चार्ज और जो मास है इसका जो रेशो है ये डिपेंड करेगा डिफरेंट चार्ज पार्टिकल्स के लिए। अलग अलग चार्ज पार्टिकल्स की भैया चार्ज भी अलग अलग होता है और मासेस भी अलग अलग हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को ही देख लो, इनके भले ही चार्ज सेम है लेकिन मासेस डिफरेंट होता है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन बहुत डिफरेंस है इनमें। और अब आप प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल को देख लो है ना, इन दोनों के तो मासेस भी डिफरेंट होते हैं, चार्जेस भी डिफरेंट होते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि ये जो चार्ज बाय मास रेशो है ना, ये हर चार्ज पार्टिकल के लिए डिफरेंट होता है। बाकी सारी चीज़ें तो कांस्टेंट है, तो जिस फील्ड रीजन के अंदर एंटर कर रहा है वो उसमें कोई बदलाव नहीं ला सकता, लेकिन चार्ज कौन सा है उस पर डिपेंड करेगा उसका Q/M रेशो क्या है। तो आप देखो ये जो इसका डिस्प्लेसमेंट रहता है वाई एक्सिस के लॉन्ग, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस चार्ज बाय मास रेशो। तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमें देखने को मिली कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है लॉन्ग वाई एक्सिस, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू चार्ज बाय मास रेशो। बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक कराने वाला हूँ जो इस कंसेप्ट पे बेस्ड होगा। ठीक है, चलो इसको मिटा देता हूँ। तो हमने देख लिया कि जो डिस्प्लेसमेंट है इसका अलोंग वाई एक्सिस, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू चार्ज बाय मास रेशो। कई बात क्लियर होती है? तो आपके पास एक क्वेश्चन है, ये एक रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है, यहाँ पे 3 चार्ज पार्टिकल एंटर करते हैं। ठीक है, एक का पाथ ये है, अगले का पाथ ये है और तीसरे का पाथ ये है। तो इसमें पहला पार्ट आपसे वो पूछेगा, ये सबसे पहले तो चार्ज का साइन बताइए तीनों पार्टिकल के लिए। पहला पार्टिकल, ये दूसरा पार्टिकल, ये मान लो तीसरा पार्टिकल था। ठीक है, तीनों पार्टिकल के लिए चार्ज का साइन बताइए। और दूसरा पार्ट वो आपसे पूछेगा इनमें से किसका Q/M रेशो जो है वो ग्रेटर है, ये पूछ लिया मान लो। तो सिंपली चार्ज का साइन तो बड़ा इजी है, जो नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है पार्टिकल, ऑब्वियस ही बात है इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा है ना,
और जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे दोनों के दोनों फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज रहा होगा। क्लियर है? तो फर्स्ट एंड सेकंड पे क्या चार्ज है, नेगेटिव, और थर्ड चार्ज पे पॉजिटिव। क्या ये बात क्लियर होती है? और क्यू बाय एम रेशो किसका ग्रेटर है, उसके लिए आप ये देखो, जिसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा उसका क्यू बाय एम रेशो ज़्यादा, क्योंकि मैंने अभी बताया डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू क्यू बाय एम। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड में ऑलमोस्ट हमें सेम टाइप का डिफ्लेक्शन दिख रहा है, बस सेकंड का थोड़ा सा ज़्यादा है ना। लेकिन तीसरे का देखो, या अंदर से ही डिफ्लेक्शन होता हुआ आ रहा है बहुत स्पीड से, तो इसका डिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा दिख रहा है। इनका देखो इनिशियल डायरेक्शन से बहुत ही कम डिफ्लेक्शन, इसका देखो इनिशियल डायरेक्शन से यही से डिस्प्लेसमेंट होता आ रहा है इसका। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट मुझे इस थर्ड पार्टिकल के लिए दिख रहा है ना, ये वाई मैक्स है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस इज फॉर थर्ड पार्टिकल। तो इसका आंसर सीधा हो गया थर्ड चार्ज पार्टिकल। क्या ये बात समझ में आती है? सिंपल, साइन पहचाना तो बहुत आसान था, और दूसरा पार्ट इसका केवल इस फैक्ट पे बेस्ड था कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है अलोंग वाई एक्सिस वो चार्ज अपॉन मास रेशो के प्रोपोर्शनल होता है। क्या ये बात क्लियर है? तो इस लेक्चर में हमारा सफ़र यही तक था। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर।